हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक तो प्रोग्राम के आगाज में ही जो बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ सवालात उठाए हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है उस पर बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं नहरों के किनारे जो शजरकारी के मामलात थे उस केस की समाअत थी, जिसपे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उसमें उन्होंने बताया कि रिमार्क्स थे उनके कि माजरत के साथ KPK के महकमे जंगलात का सारा अमला चोर है। नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं है। KP का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है और 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, और ये याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर की जो जाती रिहाइशगाह है वो बनी गाला में है। नारान कागान कचरा बन चुका, झील के अतराफ कोई दरख्त नहीं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। इस्लामाबाद से कराची तक दरियाओं के किनारे कोई दरख्त नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को ही चीफ जस्टिस साहब ने और बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी का सामना है। फिर अदालत ने कहा कि आगाह किया जाए कि मंसूबे पर, यानी बिलियन ट्री सुनामी जो मंसूबा है उस पर कितने फंड्स खर्च हुए, जवाब भी रिकॉर्ड के साथ पेश किया जाए। कितने दरख्त कहाँ लगे, तमाम दस्तावेजात तस्वीर समेत फराहम की जाए। सिंध हुकूमत को भी झीलों और शाहराहों की तरफ के एतराफ जो है वो दरख्त लगाने का हुक्म दिया गया। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर ब्राह्मी का इजहार भी किया, और सिंध और पंजाब हुकूमत को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए। ये काफी अहम डेवलपमेंट है। सो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या जवाब आता है, लेकिन सवालात जरूर आज उठाए गए हैं बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से। ये वो सवालात हैं जो इससे पहले अपोजिशन भी उठाती रही है, लेकिन बहरहाल ये चूंकि महकमा जंगलात के हवाले से और जो शजरकारी थी उसके हवाले से थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाए। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर भी कल के जलसे के बाद से वही बातें जेर बहस हैं। आज काबीना के अंदर भी ये बात जेर गौर आई कि मुल्तान के जलसे को रोकने की क्यों कोशिश की गई है। ये बताया गया कि मुल्तान के जलसे को रोकने से ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसके बाद फिर आज आपने देखा कि शिबली फराज साहब ने कहा कि लाहौर में PDM को जलसा करने की इजाजत दे दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि अपोजिशन का जो दूसरा मरहला है उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी ऐलान किया था, और आज भी उन्होंने ये कहा है कि 8 को एक लाएअमल तरतीब दिया जाएगा जिसके अंदर ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। जबकि अपोजिशन जो है वो दूसरे मरहले में 13 दिसंबर को अहम जलसा लाहौर में करने जा रही है, जिसकी अब हुकूमत ने इजाजत दे दी। क्या अपोजिशन अपना जो प्रेशर है वो बढ़ा पाई है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर अपोजिशन के जो 3 बड़े मुतालबे हैं जिसमें एक हुकूमत का रुखसत हो जाना, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत रुखसत हो बल्कि सिविलियन बालादस्ती और इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिक्स में किरदार है सियासत में वो भी खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका कोई हल उनके पास सच नजर नहीं आता। क्या अपोजिशन अपने इन जलसों से वो दबाव बढ़ा पाई है या नहीं बढ़ा पाई? इसके ऊपर भी बहुत ही अहम सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी हम आपसे जानने की कोशिश, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर और PMLN की पॉलिटिक्स में क्या तब्दीली आ रही है। खास करके चौधरी निसार साहब गो के कल ताजियत के लिए गए थे शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पे, लेकिन उनकी आज ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ भी मुलाकात हुई है और कुछ अहम मुलाकातें वहां पे देखने को आई हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ लोग मिले हैं। क्या PMLN जो है वो उसमें चौधरी निसार साहब का किरदार एक दफा फिर वो मुतहरिक होने वाले हैं, और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बहुत मोहतरम जनाब आमिर डोगर साहब जो कि मावने खुसूसी है वजीर आजम के, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा रुकने कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची से हमें ज्वाइन कर रही है। और जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वफाकी वजीर और बहुत अहम रहनुमा भी हैं, और कल बल्कि ये लाहौर में मौजूद भी थे तो इनसे पूछ भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। और सबसे पहले
عامر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ کل ملتان میں جلسہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ حکومت نے روکنے سے زیادہ کامیاب ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط چیز تھی جو کہ آج کابینہ کے اندر اٹھائی بھی گئی اور کہا گیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے؟ جی، اس میں میرا شاہ محمود صاحب کا، فواد چودھری صاحب کا اور باقی منسٹرز کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ٹھیک ہے ایس او پی کی خلاف ورزی تھی، حکومت کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے سیکنڈ ویو میں کرونا آیا ہے، آپ خود ابھی ڈسکس کر رہی تھی اس پروگرام سے پہلے، اسلام آباد اور ملتان تو پیک پر ہے، لیتل ویو ہے، اور ابھی کل کے بعد دیکھیں اللہ خیر کرے ملتان میں کتنا کرونا مزید پھیلے گا۔ حکومت کی تو یہی ذمہ داری تھی کہ اپوزیشن کو روکے اور ان کو یہ کہے کہ یہ وقت جلسوں کا نہیں، لیکن حکومت کبھی بھی تصادم بھی نہیں چاہتی، کیونکہ اگر حکومت اپنی مسلز استعمال کرے گی، مشینری استعمال کرے گی تو آگے بھی تو شہری ہے نا، اور اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ یہ تصادم بڑھے، کشیدگی بڑھے، تاکہ کوئی لاش خدا نخواستہ اس کا وہ اٹھائیں کندھوں پر اور پھر اس کا ساتھ وہ سیاست کریں۔ تو اگر فری ہینڈ دے دیا جاتا، میری ذاتی رائے تو یہ تو بہت اچھا تھا، تاکہ اپوزیشن کو پتا چل جاتا۔ آپ کے خیال میں پنجاب حکومت نے اس کو غلط ڈیل کیا ہے، ہینڈل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیل ٹھیک نہیں کیا گیا، اور کیونکہ وہ قاسم باغ میں ہم بھی دیکھ لیتے، کیونکہ ان کا جو اپوزیشن کے غبارے سے ہوا تو پشاور کے جلسے میں بھی نکل گئی، اور ان کے بیانیے کو گلگت بلتستان کی عوام نے بھی ریجیکٹ کیا کہ یہ تو ذاتی مفاد کی سیاست ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیٹ ان کا بیانیہ ہے، اور کیا انہوں نے جمہوریت کے لیے 20-25 سال میں خدمات کی ہیں۔ کل یوم تاسیس تھا، بھٹو صاحب کی قبر تو ویسے ہی میں سمجھا ان کی روح اور بے نظیر صاحبہ کی تڑپ گئی ہوگی جب بھٹو کے قاتل اور بے نظیر صاحب آگے اس سٹیج پر بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے بختاور کے ساتھ اور پھر آصفہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ماضی میں ان کے خلاف کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ چلیں اس بات کو نہیں پڑھتے، اب آگے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لاہور کے جلسے میں بھی حکومت کی یہی تلقین ہوگی کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، سیاست کریں، لیکن اب اجازت ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے کریں۔ دیکھیں ہم لیگلی تو اجازت نہیں دیں گے، ایک این سی او سی کا ایک وہ ہے، ایک ایس او پیز ہے، لیکن ہم رکاوٹ بھی نہیں ڈالیں گے، ہم تصادم کی فضا بھی پیدا نہیں کریں گے، جو کرنا کریں، کیونکہ جلسوں سے کیا حاصل کر لیں گے، 5-6 جلسے ہو گئے، کیا ہوا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی 2023 میں، اور کارکردگی کی بنیاد پر انشاءاللہ وہ الیکشن ہم لڑیں گے اور فیصلہ عوام کی عدالت کرے گی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ کل ملتان کا جلسہ کہا جا رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا، ظاہر ہے کامیاب ہوا ہے، آج مولانا نے بھی شکریہ ادا کیا اور زردائی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا، لیکن اگر حکومت نہ روکتی تو ظاہر ہے کہ جلسہ ہو جاتا، تھوڑی تقریریں ہوتی اور بات ختم ہو جاتی۔ اب لاہور کا جلسہ جو ہے اس کی حکومت اجازت دے رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے پنجاب بھر سے آپ لوگوں کو وہاں پہ لا پائیں گے، بڑی تعداد میں مینار پاکستان جو بھی وینیو بھر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دو باتیں ہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملتان کا جلسہ تھا اس میں حکومت آپ کو مکمل طور پہ کنفیوز اور حواس باختہ نظر آئی ہے۔ ابھی عامر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی پشاور کا جلسہ ہو گیا، مانسیرا کا جلسہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر کچھ نہیں ہو گیا تھا تو حکومت کو اس طرح کے اقدامات کرنے نہیں چاہیے تھے، اور اگر اجازت دے دی جاتی اور پرامن طریقے سے اور منظم طریقے سے یہ جلسہ کیا جاتا تو بہتر طریقے سے ایس او پیز کو فالو کیا جاتا، بہتر طریقے سے پرامن طریقے سے لوگ جلسہ گاہ میں آتے، جو راستے متعین کردہ تھے اس سے لوگ جلسہ گاہ میں آتے، اور جو واپس جانے کے راستے متعین کردہ تھے ڈسپلن کے ساتھ لوگ وہاں سے جاتے، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ جو دھکم پیل اور محاذ آرائی اور اس کے بعد گرفتاریاں اور یہ ساری چونکہ ان کا تعلق خود اس علاقے سے ہے، اس تو جو ایس او پیز نے خراب ہونا تھا وہ اپنی جگہ پہ ہوئی ہیں، لیکن حکومت کی جو بدحواسی ہے وہ بھی آپ کو مکمل طور پہ نظر آئی ہے۔ اجازت دینی ہے، اجازت نہیں دینی ہے تو تسلیم کر رہے ہیں یہ بات ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ، ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں آج کابینہ میں بھی یہ بات بڑے کھلم کھلا لفظوں میں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی ان کی بات کی بنیادی طور پہ تائید ہی کی ہے، بالکل انہی کی بات کی تائید کی ہے۔ اور باقی جہاں تک لاہور کا تعلق ہے جی، اس جلسے میں اگر حکومت نے سمجھداری کا ثبوت دیا تو انشاءاللہ منظم طریقے سے ہوگا، اور اگر حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بقول حکومتی ترجمانوں کے جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے یا پی ڈی ایم کے جو اجتماعات ہیں، تو پھر انہیں اجازت دے دینی چاہیے کہ جناب اجازت دیں اور ذمہ دار قرار دیں پی ڈی ایم کی قیادت کو
کہ ایس او پیز کو فالو کرنا یا فالو کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر ہم یقیناً اس بات کا خیال رکھیں گے. لیکن آپ آخری لمحات تک آپ یہ جو کیفیت آپ نے ملتان میں دیکھی اگر یہ رکھی ویسے اگر ملتان میں اگر ملتان میں آپ لوگوں کو اسموتھلی اجازت ملتی تو کتنا بڑا مجمع آپ کے نزدیک ہو سکتا تھا؟ یعنی قاسم باغ کو آپ بھر لیتے پورے کو، یا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے؟ کیا آپ کی ایسٹیمیٹ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے آسمہ صاحبہ، یہ جو فگرز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. میں کچھ حکومتی جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ پروگرام سے میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ ان کے باقی جلسوں میں جی 3 یا 4 ہزار لوگ آتے ہیں، زیادہ لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنے بڑے کے جو ہزاروں کے اجتماعات ہیں ان کو یہ لوگ 3 یا 4 ہزار کا مجموعہ قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے کہنے سے انہوں نے کون سا مان جانا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں جو چند اخبارات کو جرت ہے جو کور کر لیتے ہیں، باقی بیچاروں میں تو سائی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چند ٹی وی چینلز کے اوپر جو مناظر آتے ہیں تو عوام یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اچھا، یا جو بیانیہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ ان کا اپنی ذاتی مفاد کا بیانیہ ہے، یہ بات نہیں سمجھ سکتے، چونکہ یہ اس بیانیے سے متصادم اور متضاد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے یہ خود ناز یہ بات اچھا میں نظام سے فائدہ اٹھا کے تو یہ بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر، لہٰذا انہیں اس بیانیے کی سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، اور نہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہ بیانیہ تو پاکستان کے عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس نظام کو کیسے سدھرنا چاہیے، عوام کے مسائل کا حل کہاں پہ ہے. یہ ساری باتیں تو انہیں نہیں سمجھ آئیں گی. اچھا ناز، یہی بات جو کہ ڈوگر صاحب نے بھی کی، میں بھی یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ کیا یہ جتنے بھی جلسے آج اب تک ہوئے 16 اکتوبر سے لے کے اب تک، اس میں 1 مہینے کا وقفہ بھی آ گیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے اوپر اتنا پریشر بڑھا دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں برخاست کر کے وزیر اعظم استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے اور نئے انتخابات جو ہیں ان کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ دیکھیں، یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کا پریشر ہے، یہ عوام کا غم و غصہ ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہو یا کراچی ہو یا آپ نے کوئٹہ میں دیکھا اور اب آپ نے ملتان میں دیکھا، تو یہ عوام ہی ہے. اور عوام اگر اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ کیوں کھڑی ہے؟ عوام اگر سب بہت اچھا ہے، ملک کی حالات بہت اچھے ہیں، کارخانے چل رہے ہوتے، کاروبار چل رہے ہوتے، روزگار ہوتا اور غربت کی سطح جو ہے وہ اس میں کنٹرول ہوتا، تو پھر تو عوام کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. اگر روٹی سستی ہوتی، اگر بجلی سستی ہوتی، اگر گیس عوام کو مہیا ہوتی، اگر دواؤں کی قیمتیں کم ہوتی، اگر یہ اعداد و شمار جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اچھے ہوتے تو عوام تو باہر نہ نکلتی. پھر یہ اپوزیشن، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے خود 126 دن دھرنا دے کر رکھا اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کے دھرنا دیا، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جب خود حکومت اور اقتدار میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو تو دوسری جماعتوں کے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ سوال رکھ رہی ہوں کہ وہ بھی 126 دن کا دھرنا تھا، اس کے باوجود حکومت تو نہیں گئی تھی. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایک سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ حکومت گھر چلی جائے. تو کیسے جائے گی حکومت گھر؟ دیکھیں حکومت کا رویہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں نا، لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ اگر آپ نے لوگوں کو، ورکروں کو گھروں سے جا کے اریسٹ جس طرح ملتان میں کیا گیا ہے، جس طرح قاسم گیلانی، موسیٰ گیلانی، یہ تو چلے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے فرزند ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کو گھروں سے جا کے اریسٹ کیا گیا. وہ کون سے ایس او پیز کی خلاف ورزی تھی؟ اور چلے مانا ٹھیک ہے ایس او پیز کے اگر اتنا ہی فکر ہے اس حکومت کو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھانوں کے اندر جس طرح سے ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا، لیکن وہاں پہ تو سینکڑوں کی تعداد میں سٹف کیا گیا لوگوں کو اکٹھے. چلے اس بات کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. جماعت اسلامی کے جلسے ہوتے ہیں اس پہ ان کو نہ تو ایس او پیز کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ورکرز کو اریسٹ کرنے کی یہ بات کرتے ہیں. تو بات یہ کہ جو دوہرا معیار ہے. پھر اسد عمر صاحب آتے ہیں، وہ لاڑکانہ میں کنونشنز کر رہے ہوتے ہیں، سکھر میں جاتے کنونشنز کرتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے تمام اجتماعات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی بی میں آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور نے گالم گلوچ کی جو وہاں پہ جا کے تقریریں کی اور وہاں پہ جو ایک جس طرح سے الیکشن کی مہم چلائی،
उस वक्त क्या उनको एहसास नहीं था कि कोरोना की वबा जो है वो सर पकड़ रही है? तो बात यह है कि हुकूमत अपने रवैये सुधारे, इनका जो एटीट्यूड है वो डे वन से बहुत ही सोलो फ्लाइट का है, और डेमोक्रेसी इज नेवर सोलो फ्लाइट। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब ये बात है कि बिल्कुल आप जैसे नाज कह रही हैं कि इसमें सोलो फ्लाइट नहीं होती, जमहूरियत में सब लोग साथ साथ होते। मैं डॉक्टर आमिर साहब से ये बात पूछ लेती हूँ, आपकी हुकूमत के ऊपर ये तासुर जा रहा है, जैसे आज मौलाना ने कहा कि हमने बातचीत नहीं करनी हुकूमत के साथ, लेकिन पीडीएम के जलसे जो इजलास अभी होगा उसके अंदर फैसला किया जाएगा करनी है कि नहीं करनी। हुकूमत ने भी अभी तक कोई बाज़ाब्ता तरीके से दावत नहीं दी है अपोजिशन को कि बातचीत करे। आप तो खुद चीफ विप हैं अपनी जमात के, तो क्यों नहीं करते आप ये बात? देखें, हुकूमत का ये काम है अपोजिशन को दावत देना। अपोजिशन ज़ाहिरा गाड़ी का दूसरा पहिया है। जब हुकूमत तमाम कौमी इश्यूज, इंतखाबी इस्लाहात, गवर्नर्स की रिफॉर्म, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बजाय अपोजिशन ये मुतालबा करे कि पहले नैब के जो मुकदमात हैं उनकी बात करे, नैब के जो लॉज हैं, ठीक है, उनको रिविजिट होना चाहिए, उसमें कुछ चीजें वाकई ठीक नहीं है। लेकिन जब आप अपनी तरामीम लेकर आए 35 में से 32 वो कि आप नैब को बंद कर दें, देखिए ओपोजिशन की जो करप्शन है उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, और सारे कोई करप्ट नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पिछले हफ्ते हमने कोशिश की, पार्लियामानी लीडर्स की जो एक कमेटी बनी है कोविड पे पार्लियामेंट की, उसकी हमने मीटिंग की। 6ठी मीटिंग थी, उससे पहले 5 मीटिंग्स में अपोजिशन आती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, और बड़े बुलंदोबाग दावे भी होते थे, तनकीद भी होती थी। आज भी कहते हैं कि जी लॉकडाउन कर दें। भाई लॉकडाउन तो हम पहले दिन से नहीं करना चाहते। इमरान खान को एहसास है उस गरीब आदमी का, उस मजदूर का, उस मेहनत कश तबके का जिसका आज रोजगार चला है। आज कारखाने भी चल रहे हैं, भाई मेरे बता रहे थे, आज इंडस्ट्री भी चल रही है, मुल्क की मैशत भी तेजी से तरक्की की जानिब जा रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। तो फिगर्स हैं, तो आप इन 3 महीनों के फिगर्स देख लें, रुपया भी आपका मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन हम दावत देंगे, जरूर देंगे। फैसलाबाद में प्राइम मिनिस्टर गए, इंडस्ट्रियलिस्ट से जब बात की, उन्होंने दावत दी कि आए मार्च में इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन में माजी में क्या होता, वोट बिकते थे ना, ठीक बात है, करोड़ों रुपए की करप्शन होती थी ना, मंडियां लगती थी ना, आए शो ऑफ हैंड से उसके ऊपर बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये देखिए ना, ऐसे लगता है बात बिल्कुल, अब जैसे हुकूमत कह रही है, और पिछले हफ्ते जब इजलास हुआ है तो नहीं आई अपोजिशन, उन्होंने कहा जी हम स्पीकर की सरबराही में कोई इजलास जो है उसमें शरीक नहीं करेंगे, शरीक नहीं होंगे। लेकिन इस तरह तो फिर हुकूमत भी और अपोजिशन भी दोनों बंद गली में खड़े हैं, क्या इस तरह से मामला आगे बढ़ सकेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने पहले भी बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल किया गया और मैंने ये जवाब दिया था कि सियासत जो है वो हमेशा बातचीत और गुफ्तो शनीद का नाम है, और बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है। आपको बाजार लगता है कि ये बंद गली है, लेकिन वहीं से रास्ते निकालना का नाम सियासत है। और बड़ी बड़ी जंगों का जो इख्तिताम है मुज़ाकरात पे हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात कब करने हैं, किससे करने हैं, इसका फैसला पीडीएम की क़यादत ने मुतफ़िका तौर पे करना है। अगर आप हुकूमत का रवैया देखें, आमिर साहब जो मेरे भाई, उन्होंने जो बात की, अदादो शुमार वो इनको यकीनन इनका मीडिया सेल देता है, तमाम जो तर्जुमान टीवी पे जाते हैं, लेकिन वो अदादो शुमार को मैं तो मशवरा दूंगा कि या तो इसके कोई तावीज़ बना के अवाम को पिलाएं, शायद उन्हें कोई अफाका हो। अमली तौर पे जिसे 90% पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, वो बिजली गैस के बिल हैं, उनके रेट हैं, सब्जी का रेट है, आटे और चीनी का रेट है, घी का रेट है, दवाइयों की कीमतें हैं। इसके क्या हालात हैं, क्या मेरे भाई को नहीं पता? इलेक्शन लड़ के आए हैं ना लोग जाते होंगे हल्के में, लोगों के पास बैठते होंगे टीवी पे। जाहिर है आपने हुकूमत की तर्जुमानी करनी है। हुकूमत अभी कहेगी दिन है तो सारे तर्जुमान कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है, ये कहेंगे रात है। ये इनका फर्ज है। अच्छा, मुझे उनसे कोई गिला नहीं कर रहा, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इस वक्त किस अजाब से गुजर रहा है इसका अंदाजा है आपको, और यकीनन होगा जो बंदा इलेक्शन लड़ के आता है, ठीक, उसे बिल्कुल पता होता है। डॉक्टर साहब, अब यही सबसे ये आपकी बात दुरुस्त है, मुआशी बदहाली है, सियासी अफरा तफरी है, सब कुछ आपकी बातें सही है, मगर मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत घर चली जाए, तो उसके लिए अपोजिशन के जो जलसे हैं वो कितने मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। 13 दिसंबर के ऊपर अपोजिशन अब फोकस करके बैठी है, जो कि लाहौर में बड़ा जलसा है, और उसके बाद इस्तीफे देने हैं उन्होंने, उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है, यानी आखिरी मरहला जो है वो उसका। शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, बनो मजबूत।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है जो कि पीडीएम की इस तहरीक के हवाले से हर दौर में तहरीकें चलती रही हैं। एमआरडी भी थी, एआरडी भी थी और अभी ये पीडीएम की तहरीक भी है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तहरीक के लिए। नाज, इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे हैं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सियासी अफरा तफरी है। उसके बावजूद आपको लगता है कि आपकी जो तहरीक है वो हुकूमत को कमजोर कर पाएगी या नहीं? देखिए, मैं समझती हूँ हुकूमत को कमजोर तहरीक ने किया है। यही वजह है कि रोजाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम और अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनके खिलाफ एक एक घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। अगर तो पीडीएम से कोई मसला नहीं है, अगर तो इन धरनों से, इन जलसों से, इन रैलियों से अगर इस हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ रहा, तो फिर मेरा ख्याल है रोजाना जो 4-4, 5-5 कुछ तो खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ जो है वो वाकई में इनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, तो ये जाहिर करता है इस बात को कि हुकूमत खौफजदा है, बौखलाहट का शिकार है। और ये देखें, ये कोई शुगल मेला नहीं लगा के रखा हुआ, ये किसी एक ही जगह कंटेनर लगा के और वहां पे जो है वहां रोजाना लोगों को एक ही जगह बुलाया नहीं जा रहा है, ये शहर शहर हो रहा है। और आप देख रहे हैं इससे जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान भर में लोग जो है वो इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से, और इस हुकूमत के जो झूठे दावे और झूठे वादे हैं उनको लेकर अवाम कितनी तंग और परेशान है और उकताई हुई अवाम है, सताई हुई अवाम है। तभी ये पूरे पाकिस्तान से जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोग निकल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उनके लिए जो समझना चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके ये चाहते हैं कि हम 5 साल गुजार देंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब यही बात है बिल्कुल कि ठीक है, वो सारी बातें जो नाज भी कह रही है, हम भी वही बात, मैं भी यही कह रही हूं कि ये सब कुछ है, लेकिन आप हुकूमत को घर कैसे भिजवाएंगे? एक उसका तरीका जो है वो पार्लिमानी तरीका भी है, जिसको कि शायद पीपल्स पार्टी उसको कंसिडर करना चाहती है या एक दो और जमातें, लेकिन जो हॉक्स हैं पीडीएम के अंदर वो चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज का तरीका जो है उसको इख्तियार किया जाए। डॉक्टर साहब को आवाज जा रही है? जी देखिए जी, बात यह है कि जो तरीकाकार इस वक्त इख्तियार किया गया है पीडीएम का, मैं समझता हूं कि ये ऐन जमहूरी तरीका है, ऐन पार्लिमानी रवायात के मुताबिक है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बिल्ड किया, अवाम की आवाज को बुलंद किया, अवाम की जो इस वक्त ख्वाहिशात हैं उनकी आप तकमील की बात कर रहे हैं, अवाम जिन मसाइल का शिकार है उनको आप हल करने की बात कर रहे हैं, जो दुख वो अवाम आपके सामने पेश कर रहे हैं अपोजिशन के। और यकीन करें, मैं तो हुकूमत के तर्जुमानों को कह रहा था कि वो लोगों को कैसे सामना करते होंगे। हमें अपोजिशन के लोगों को लोग जो है वो जब भी तकरीबात होती हैं अवामी, वहां पे पकड़ लेते हैं कि आप लोग खामोश क्यों हैं, आप लोग क्यों नहीं बाहर निकलते। तो ये अवामी जो उमंगे हैं उनकी तर्जुमानी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम बढ़ेगा, बन गया है, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अभी आप देखेंगे कि लाहौर का जलसा इंशाल्लाह एक फकीदुल मिसाल और एक तारीखी जलसा होगा। उसके बाद की स्ट्रेटेजी क्या है, ये पीडीएम की क़यादत ने मिल बैठ के फैसला करना है। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो पीडीएम की क़यादत है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि हमने कोई गैर आईनी काम नहीं करना, हमने पार्लिमानी रवायात को नहीं तोड़ना। अब अगर इस्तीफे दिए जाते हैं, मैं मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूं, और अगर तसादुम बढ़ता है डॉक्टर साहब, तो फिर तो निजाम खतरे में आ सकता है ना। अगर तसादुम बढ़ता है तो फिर तो निजाम खतरे में क्या आएगा? इससे पहले निजाम बेचारा है क्या, और निजाम के साथ इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ। निजाम इस वक्त क्या है पाकिस्तान का? आपको कोई निजाम नजर आ रहा है कि जिसका जो दिल है वो कर रहा है, जो मनमानी हो रही है? आज एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। आप एहतसाब के नाम पे आपने अपोजिशन को तो नुकरे लगाया हुआ है, उनके लोगों के खिलाफ तो धनाधन आप केसेस भी बना रहे हैं, उनको अंदर भी कर रहे हैं, उनकी खवातीन को भी आप नहीं माफ कर रहे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ इस्लामाबाद में जो सुनामी ट्री का एक अजीम शान मनसूबा पीटीआई की हुकूमत ने शुरू किया था, उसको जो धज्जियां बिखेरी हैं वो आपने देखी है आज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आज कहा कि सारे का सारा महकमा ही चोर महकमा है केपीके का, सियाद के सेक्रेटरी को कहा कि आपको अंदर ना कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें
वो जो सैटेलाइट इमेजेस दें जी, कि कहाँ पे आपने अरबों दरख्त लगाए हैं, सारा पैसा खाया गया है, सबको पता है। जो BRT है, गो के आमिर साहब के इलाके से नहीं है, पेशावर BRT, आप देखें कि उसके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं, करप्शन जो उसमें हुई है, उसने ये जो नैरेटिव अब बिल्कुल अच्छा, ये सबसे बड़ी दाई है जी जी, उस पे तहकीकात नहीं होने दे रहे, स्टे लिया हुआ है। अच्छा, ये जो कल भी आपने मरियम साहिबा की बात सुनी होगी जी, ये कल भी मरियम साहिबा की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने इस तरह के सवालात उठाए हैं, मसलन करप्शन के जो मामलात हैं और चीनी चोरी के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं, तो कहा यही जाता है कि अब अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस नैरेटिव के ऊपर लेके आएगी जो कि आपका एंटी नैरेटिव है असल में। बड़ी बदकिस्मती है कि करप्शन की बात मरियम करे या मौलाना फजलुर रहमान साहब करें या बाकी जो हमारे लीडरान हैं अपोजिशन के वो करें, बड़ी बदकिस्मती है। देखें, आप 100 तरह की तनकीद कर लें, इमरान खान की ज़ात पे आप करप्शन की बात नहीं कर सकते। आज 2-2.25 साल की दिन रात उनकी मेहनत और ईमानदारी से आज मुल्क की मईशत आगे चल पड़ी। एदाद शुमार चेक कर लें, ये क्या चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे, सियासी अफरा तफरी हो, अदम इस्तेहकाम हो, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर अगले 2.5 साल जिस तरह इस वक्त जो ट्रेंड बन गया, आप जरे ज़खायर महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, आटे और चीनी की अवेलेबिलिटी है, आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आप इंडिकेटर तो देखें ना। अगर ये इसी तरह आसमान चलता रहा तो इनको पता है कि जिस तरह 2018 में अवाम ने इनका बोरिया गोल कर दिया था बिस्तर, 2023 में भी इनके साथ होगा, यही कुछ होगा। हाँ, जहां तक बात है सुनामी बिलियन ट्री की, आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए इमरान खान साहब को, जिन्होंने एक ट्रेंड दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान भी माहौलियाती आलूदगी का शिकार था। अच्छी बात है, उन्होंने सवालात किए, उनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्या पिछले 5 सालों में जो एक ट्रेंड दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, वो क्रेडिट तो इमरान खान। 20 साल में टिम्बर माफिया, आपके जंगलात के महकमे, आपकी सूबाई हुकूमतों ने क्या कोई दरख्त लगाए, बल्कि दरख्त काटे, जिसकी वजह से सब कुछ हम फेस कर रहे हैं। ये कोई इमरान खान जो कर रहा है, ये कोई वोट की पर्ची के लिए नहीं कर रहा, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को, उनके माहौल को सेफ करने के लिए कर रहा है। लेकिन सवालात जो उठे हैं वो ये है कि इसकी जो यानी जो इसके आदाद शुमार बताए गए हैं वो शायद रियल नहीं है। उसको आप चेक कर लें, उसको चेक कर लें, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का काम है जी, डॉक्टर साहब करें, लेकिन इसमें शफाफियत को यकीनी बनाया जी, इस्लामाबाद में भी और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। ये तो एक नेशनल कैंपेन है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। तनकीद करना तो बड़ा आसान है। बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा नाकाबिले फहम किस्म का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हुकूमत देती है, जो भी आमिर साहब ने भी दिया है कि इमरान खान ईमानदार है। एक ईमानदार अपने नीचे 18 चोर छोड़े हुए हैं कि तुम खाई जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद आपने करो। ठीक। और दूसरी बात ये कि ये भी बड़ा खूबसूरत ट्रेंड है कि टिम्बर माफिया तक तो बात पहुंचने ही ना दो ना, दरख्त पहले ही लगाने में ही सारे पैसे खा जाओ, टिम्बर माफिया को मौका ही ना दो। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम इस पे जवाब भी ले लेंगे डोगर साहब का। और आपका जो नैरेटिव है वो क्या दूसरे मरहले में, यानी अपोजिशन का, PDM का, लोगों को ये बावर कराएगा कि हुकूमत जो है वो आपको There are 1,000 ways I can. A public service message on calcium awareness. वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज, अब जनवरी में आप कहते हैं कि हमने हुकूमत को रुखसत कर देना है, तो उसके लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अपोजिशन इतना प्रेशर बढ़ा पाएगी कि हुकूमत जो है वो रुखसत हो जाए? वाइंड अप करना है, इसलिए इस सवाल को पहले को दोबारा रख रही हूं आपके सामने। देखिए, ऑपोजिशन तो अपना जो PDM के मुताबिक जो मरहलावार जो तरीक़ाकार है वो अपनाया जा रहा है। एहतजाज और एहतजाज के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके ऊपर PDM के जैसे जैसे फैसले होते जाएंगे उसके मुताबिक अमल दरामद होगा। लेकिन बात यह है कि इस हुकूमत का जो करप्शन मंत्रा है ना, ये अब इनके मुंह पे जचता नहीं है, क्योंकि ये वो जवाब खो बैठे हैं कि ये किसी
पे एक उंगली उठाएं। ये एक उंगली करप्शन की उठाते हैं, 4 उंगलियां करप्शन की इनकी तरफ पलट के आती हैं। क्योंकि जो चीनी माफिया है वो काबीना में बैठे हुए हैं। चाहे आप फर्नेस ऑयल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कतर से LNG का मुआहदा जो है उसको डिले करके जो नुकसान हुआ उसका फायदा पीछे किसने उठाया, वो सारे काबीना में बैठे हुए लोग हैं। तो जब माफियाज और कार्टेल्स की बात होती है वो तो सारे काबीना में बैठे हुए लोग हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वजीर आजम साहब को सब पता है कि कौन कौन चोरी कर रहा है और वही माफिया है? अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बात है कि एक तो अपोजिशन के जैसे अब शहबाज साहब की बात हो रही है तो वापस आए हैं, उन्होंने परसों भी डायलॉग की बात की। आप लोग कहते हैं हमने डायलॉग करना नहीं है। चौधरी निसार भी कल से हमने देखा कि वो भी मुलाकातें PMLN के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो क्या आप लोग अब डायलॉग के ऊपर फोकस करने की दूसरी स्ट्रेटेजी लेके आ सकते हैं साथ PMLN? देखिए जी, ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, जो हमारी पार्टी के सदर भी हैं, लीडर भी हैं, उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब से डायलॉग करें या वजीर दाखिला से करें या असद उमर से करें। उन्होंने कहा नेशनल डायलॉग, ग्रेट डिबेट, जैसे हम बहुत पहले से कह रहे हैं। और वो ये है कि जब भी इस तरह के हालात किसी मुल्क में रहे हैं तो मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, वक्त चूंकि आपके पास कम रह गया है, तो कौमें बैठती हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं। आज जरूरत है पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, पार्लिमान बैठे, अदलिया बैठे, एस्टेब्लिशमेंट बैठे, फौज बैठे, ब्यूरोक्रेसी बैठे, अवामी नुमाइंदे बैठे, मीडिया के लोग बैठे, बैठ के बात करें कि हमने इस मुल्क को सही सिमत में कैसे चलाना है। क्यों एक सवाल किया जाता है कि जी 72-73 साल हो गए हैं, मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा, मुल्क के हालात पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं, ये कब ठीक होंगे? आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि भाई ये मंत्रा सुनते सुनते तो अच्छा, चौधरी निसार का दोबारा जाहिर डिबेट की बात हो रही है। वो ताजियत के लिए गए थे, हमें पता है, उनके वो बड़े वजादार शख्सियत है, मगर उनका दोबारा PMLN के लोगों से मिलना डायलॉग की इस बात को ज्यादा बढ़ावा देगा, मतलब मुफाहमत की तरफ जाएंगे और उनका किरदार होगा। देखिए, जो निसार साहब जाहिर है बड़े लंबे अरसे तक उनकी रिफाकत रही है पार्टी के साथ, पार्टी की लीडरशिप के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और अब चूंकि उनकी वालदा मुहतरमा का इंतकाल हुआ है तो हमारी एक मशरकी रवायात है, हमारी एक वफादारी का तकाजा है जिसके तहत वो दुआ करने के लिए गए हैं। बाकी आगे मुस्तकबिल में उन्होंने क्या फैसला करना है उसको तो ज़ाहिर खुद डिसाइड करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब जो है ये बात तो उन्होंने कही कि भाई डायलॉग के लिए सबको बैठना तो पड़ेगा। वाकई इस वक्त जो मईशत है खासकर की पाकिस्तान की, वो तो इस काबिल नहीं है। तो फिर क्या आप लोग बाकायदा कोई प्लेटफॉर्म देंगे अपोजिशन को कि वो बात करें? बिल्कुल, इस पर बात बड़ी सीरियस हो रही है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म भी देंगे, अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, हुकूमत ऑफर भी देगी। देखें, पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिक्स अपने अपने विकेट्स पे अपनी जगह, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मुल्क के अवाम के मफाद के हैं, नेशनल इश्यूज हैं। असेंबली में भी 2 सालों में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, लेजिस्लेशन में भी, कश्मीर के इशू पे भी, बाकी इश्यूज पे भी यूनानिमस हमारी कुछ चीजें इकट्ठी आई। तो आगे भी हुकूमत की यही कोशिश होगी कि वो इनको बिठाए और लेकिन करप्शन पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं, एनआरओ नहीं देना, बस कम्प्रोमाइज करप्शन। बहुत शुक्रिया। वो जो इनको करप्शन किया है उनका हिसाब इनको देना पड़ेगा, कम्प्रोमाइज नहीं करना, उनका हिसाब इनको देना पड़ेगा। रखें। थैंक यू। बाकी जो है हम बैठने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाहिर है कि मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता नहीं करते, उनको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आते। और पाकिस्तान का पार्लियामान एक अहम प्लेटफॉर्म है, अपोजिशन बात करने को तैयार है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि पार्लियामान का है। हुकूमत की तरफ से अभी डोकर साहब ने कहा है कि हम